धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये गाना एक हिंदी फिल्म का है जो 60 के दशक के अंतिम दौर में काफी लोकप्रिय था। और ये महज संयोग नहीं था, बल्कि इस बात का सूचक था कि उस दौर में कृषि कितनी महत्वपूर्ण थी। ये वही दौर था जब भारतीय कृषि के तौर तरीकों में आधारभूत बदलाव हो रहा था, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि की पैदावार बढ़ाना। लिहाजा किसानों को बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया और इस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता भी मिली। खासकर उत्पादन के लिहाज से तो ये वरदान साबित हुआ और यही वजह है कि देश में पहले जहां खाद्यान्नों की भारी कमी रहती थी, वहीं आज अनाजों का समुचित भंडार है। लेकिन हरित क्रांति के दौरान जिस हिसाब से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा था, इन रासायनों के हानिकारक प्रभाव भी धीरे-धीरे सामने आने लगे। लोगों के स्वास्थ्य पर तो इसका असर पड़ा ही, पर्यावरण को भी इससे काफी नुकसान हुआ और वैज्ञानिकों ने ये साबित भी कर दिया कि इसकी सबसे बड़ी वजह है रासायनों का अधिक मात्रा में प्रयोग। इनके दुष्प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 1960 में जहां केवल 3 लाख टन खाद का इस्तेमाल हुआ, वहीं सन 2000 में ये आंकड़ा 1 करोड़ 70 लाख टन तक पहुंच गया था। खाद के अलावा इस दौरान कीटनाशकों का इस्तेमाल भी काफी तेजी से बढ़ा। हालांकि ये इसी का नतीजा था कि 1960 में कुल 82 मिलियन टन के मुकाबले सन 2000 में कुल 100 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ। लेकिन रासायनों और कीटनाशकों की खपत और अनाज उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि प्रति इकाई खाद की खपत के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन की बढ़ोतरी की दर में लगातार गिरावट आई है। मगर इस मुश्किल का हल है और वो है सदियों पुराने प्राकृतिक तरीके यानी जैविक खेती में। ये एक ऐसा माध्यम है जो पर्यावरण और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है। इसमें रासायनों का उपयोग नहीं होता है। ये जैविक कृषि जमीन की उर्वरक क्षमता भी बरकरार रखती है। जैविक कृषि की सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका व्यावसायिक औचित्य, खासतौर पर निर्यात को लेकर। दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर की जैविक खाद्य की मांग 1997 के $13 बिलियन के मुकाबले 2006 में $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। जैविक कृषि जहां कृषि उत्पाद को लंबे समय तक बरकरार रखती है, वहीं पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। जैविक कृषि का सीधा मतलब है रासायन मुक्त मिट्टी, बेहतर जैव विविधता और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू है विविधता। ऐसा ही एक विकल्प है डेयरी फार्मिंग। खेती और डेयरी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक तरफ खेती से जहां दुधारू पशुओं के लिए चारा मिलता है, वहीं गोबर से खाद बनती है। इसके अलावा मछली पालन भी एक अच्छा विकल्प है जो धान की खेती के साथ साथ किया जाता है। जैविक खेती में एक और फायदा ये भी है कि इसमें मुख्य फसल के साथ दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। नगदी फसल जैसे गन्ना तथा औषधीय फसलें जैसे सफेद मूसली और सर्पगंधा आदि विविधता को बढ़ावा देती हैं। बहु फसलें काफी हद तक फायदा बढ़ा सकती हैं और फसल खराब होने की स्थिति में नुकसान काफी कम कर देती हैं। फलों और सब्जियों को एक साथ उगाया जाना भी एक बेहतर विकल्प है और ये कृषि की विविधता ही है जिसके जरिए कठिन वातावरण में भी खेती करना फायदे का सौदा है। पिछले 3 साल से सब्जियां व फलों की खेती जैविक पद्धति से कर रहा हूं। जैविक पद्धति में मैं वर्मी कंपोस्ट, नीम की खाल इत्यादि जैविक खादों का प्रयोग करता आ रहा हूं। मरुस्थल में पानी की कमी के कारण बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खेती करना ही संभव है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खेती करने में हमारी पानी की बचत काफ़ी होती है। इसमें 70% पानी की बचत होती है एवं समय की बचत, कम लागत में उत्पादन में वृद्धि मिलती है। इससे खेती करना बहुत अच्छा संभव है। पोषणता प्रबंधन जैविक कृषि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर अगर भारत की पशुधन आबादी लगभग 450 मिलियन हो
और हर साल लगभग 1800 मिलियन टन गोबर निकलता हो तो जाहिर है कि ये बड़ी आसानी से पूरे देश में उपलब्ध है। रही बात गाय के गोबर की, जो एक अच्छे जैविक खाद के अलावा घरेलू ईंधन का परंपरागत स्रोत भी है। बहरहाल गोबर और गौमूत्र अच्छे कंपोस्ट हैं, तो दूसरी तरफ कृषि के विस्तार के तौर पर डेयरी उत्पाद भी कमाई का एक अच्छा जरिया है। गोबर को गोबर गैस में परिवर्तित करने में कई लाभ हैं। गोबर गैस गोबर की तुलना में ईंधन का बेहतर विकल्प है। गोबर गैस की गाद एक अच्छी खाद है क्योंकि इसमें गोबर की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। केंचुआ खाद जैविक खेती का एक प्रमुख अंग है। केंचुआ खाद एक प्रकार की कंपोस्ट है जिसमें केंचुओं की कुछ खास प्रजातियों का उपयोग करके कचरे को उत्तम प्रकार की खाद में परिवर्तित किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये कचरे को सोना बनाने का एक अच्छा उपाय है। मुर्गी फार्म खाद जैविक खाद का एक बढ़िया उदाहरण है जो फसल प्रणाली और मिट्टी दोनों के लिए लाभदायक है क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का आदर्श अनुपात है और फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा भी होती है। उधर कई ऐसे पौधे भी हैं जिनकी जैविक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये खाद मिट्टी के अलावा खेती के लिए भी फायदेमंद है। हरी खाद दो प्रकार की होती है, जहां तैयार वहीं प्रयोग वाली खाद। ऐसी हरी खाद जिस खेत में बनाई जाती है वो उसी खेत में इस्तेमाल भी कर ली जाती है। इसके अंतर्गत ढांचा और पिले पसेरा प्रमुख हैं। हरी पत्तियों की खाद ये बंजर जमीन और जंगलों में उगी झाड़ियों और पेड़ों से पत्तियों को इकट्ठा करके बनाई जाती है। इन झाड़ियों में कारंज और सुबाबुल आदि प्रमुख हैं। कंपोस्ट भी एक जैविक खाद है जो सड़ी गली चीजों से बनती है और ये सड़ी गली चीजें कुछ और नहीं बल्कि फसलों के कचरे, खरपतवार और खेत का कचरा ही होता है। कंपोस्ट सस्ता होता है और इसको बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरता भी काफी बढ़ती है। इसी प्रकार जैव उर्वरक भी कुछ सूक्ष्म जीवों की किस्म हैं जिनका प्रयोग बीज, जड़ों एवं मिट्टी के साथ किया जाता है जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, पीएसबी तथा एजोला आदि प्रमुख जैव उर्वरक हैं। मैं पिछले 10 साल से धान की खेती जैविक विधि से कर रहा हूँ। इसमें हमको विश्व में सबसे अधिक उपज मिलती है। हमको जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। हम सबको पशु पालने चाहिए तथा उनके गोबर का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करना चाहिए। इसके अलावा जैविक खाद हरी खाद तथा फसलों के अवशेष को खेत में फैला देते हैं और उपयुक्त नमी में उपलब्ध केंचुआ उन्हें खाकर केंचुआ खाद के रूप में बदल देता है और यही जैविक खेती है। खरपतवार हमेशा से ही किसानों के लिए परेशानी का सबब रहे हैं। जैविक खेती में खरपतवारों को फसल चक्र, गर्मी में गहरी जुताई, हाथ से निराई गुड़ाई तथा अन्य प्रबंधकीय विधियों से नियंत्रित किया जा सकता है। खरपतवारों के अलावा कीड़े तथा बीमारियां फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जैविक कृषि में इन पर नियंत्रण के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे फसल चक्र, स्थानीय प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग, वानस्पतिक उत्पाद जैसे नीम, करंज, मिर्च और लहसुन इत्यादि का सार। इसके साथ ही किसान पारंपरिक विधियों जैसे गौमूत्र एवं मट्ठे का उपयोग करते हैं। ढींचा तथा गेंदे जैसी फसलों को उगाकर कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी को हम हिंदी में जैविक खेती बोलते हैं। ये पद्धति में किसान रसायन उर्वरक इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें किसानों फल चक्र को बदलते हैं और जो अपना खेत में जो भी पैदा करते हैं उसी से जो जैव खाद बनता है, फास्फो कंपोस्ट, जो कंपोस्ट, फास्फो कंपोस्ट, केंचुआ का खाद आदि इस्तेमाल करते हैं। और जो इस खेती में किसान जो पद्धति अपना बना के ये फायदा लेता है, इसको कोई गवर्नमेंट एजेंसी का तरफ से इसको सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए मानक के तौर पर इंडिया ऑर्गेनिक भी लॉन्च कर दिया है और नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी NPOP ने जिन संस्थाओं को मानक देने के लिए अनुमोदित किया है उनमें एपिडा, कॉफी बोर्ड,
स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ काजू एंड कोकोआ डेवलपमेंट शामिल हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित ब्यौरे देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कितने समय से जैविक खेती की जा रही है। इसके बाद प्रोसेसिंग, भंडारण और ढुलाई के अलावा जैविक उत्पादों की जांच और प्रमाणिकता भी साबित करनी पड़ेगी। जैविक खेती अपने आप में परिपूर्ण है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पारितंत्र का संतुलन बना रहता है। जैविक कृषि का एक लक्ष्य ये भी है कि गरीब किसान आत्मनिर्भर हों और सामुदायिक विकास हो। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि विशिष्ट बाजार के जरिए आय का सृजन हो। आज ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती को केवल पैसों के लिए नहीं अपनाया है, बल्कि जैविक खेती अपनाने के पीछे इनका एक ही मकसद है, भूमि का सदुपयोग और जानवरों तथा पौधों के बीच तालमेल। ये एक ऐसा जरिया है जिससे पौधों का प्राकृतिक गुण भी बरकरार रहता है, जैव विविधता भी बनी रहती है और इन दोनों का सीधा संबंध कृषि के स्थायित्व से है। अब ये साबित हो गया है कि जैविक खेती से आय भी बढ़ती है और प्रति इकाई मजदूरी भी। इसके लिए कम से कम चीजें खरीदनी पड़ती हैं और विविधता तथा उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। जहां तक जैविक खेती का सवाल है, तो भारत के जिन राज्यों में इसकी अच्छी संभावना है, उनमें उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे प्रमुख हैं। हालांकि जहां तक जैविक खेती का सवाल है, भारत में अभी केवल नाम मात्र की जैविक खेती हो रही है, लेकिन अभी से ये संकेत मिल रहा है कि जल्दी ही इसका काफी विस्तार होगा और देश के दूर दराज के इलाकों में भी जैविक खेती पहुंच जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो इससे लाखों की संख्या में लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफर एक सुनहरे कल के लिए।